सालाना बजट से जम्मू के ज्यादातर व्यापारी हुए निराश। व्यापारियों ने उम्मीदों पर पानी फेरने का लगाया आरोप। इस बार 5,500 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है बजट। सुरनकोट के ढेरा मोहरा में दिन रात हो रहा अवैध खनन। मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा प्रशासन। शिकायत करने के बावजूद भी नहीं जागा प्रशासन। रविंद्र राणा को आखिर हुआ बत्ती गुल होने का एहसास। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जमा करवाया बिजली का बिल। बकाया बिल मात्र 13,000 रुपए होने का किया दावा। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बजट की खबर के साथ, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने भले ही जम्मू कश्मीर के 2023-24 के बजट में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले में 5,500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है, लेकिन व्यापारी वर्ग इससे कहीं भी खुश नजर नहीं आ रहा है। जम्मू के ज्यादातर व्यापारियों का कहना है कि यह बजट उनकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं है और बजट पर व्यापारी वर्ग का क्या कुछ कहना है वो हम आपको बताएंगे और बजट की कुछ खास बातें तब तक आप तक साझा कर देते हैं जब तक जम्मू से हमारी संवाददाता रितिका राजपूत नहीं ज्वाइन करती हैं। और जिस तरह से इस बजट का जो उद्देश्य था भ्रष्टाचार मुक्त और नशा मुक्त करने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर को रोजगार जिस तरह से देने के मकसद से सोमवार को संसद में वित्त वर्ष का वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू कश्मीर का 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट प्रस्ताव को सदन के जिस तरह से पटल पर रखा था और इसी पर व्यापारी वर्ग जो जम्मू कश्मीर का है वो खुश नजर नहीं आ रहा है। क्यों उनकी उम्मीदों पर ये बजट खरा नहीं उतरा है, जानेंगे। हमारे साथ जम्मू से हमारी संवाददाता रितिका राजपूत ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, कई व्यापारियों से आपने बातचीत की, क्या कुछ कहना है उनका, क्यों निराशा उनको नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि केंद्र में जो जम्मू कश्मीर के लिए बजट 2023 और 24 के लिए जो बजट पेश किया गया है उसको लेके मिलीजुली प्रतिक्रियाएं जो है वो हमें जम्मू कश्मीर से देखने को मिली। सबसे पहले अगर मैं व्यापारी वर्ग की बात करूं, उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग सेक्टर्स की डेवलपमेंट को जरूर ध्यान में रखा गया है, लेकिन व्यापारियों के लिए यहाँ पे अलग से मार्केट बनाने की बात भी कही जा रही थी एक लंबे अरसे से, कहीं ना कहीं उसे इग्नोर किया गया है। इसलिए उनका कहना है कि बहुत जल्द ही जी मनोज सिन्हा से मिलेंगे ताकि व्यापारियों के लिए अलग से मार्केट का निर्माण हो सके। वहीं पे अगर ट्रेडर्स की मैं बात करूं, उनका भी ये कहना है कि ट्रेड सेंटर्स जो हैं वो खोलने चाहिए थे जम्मू कश्मीर में, जिसके चलते उन्हें हल्की सी निराशा हुई है। परंतु उसके अलावा जब आम जनता की मैं बात करूं, उनका कहना है कि एक दूरदृष्टि रखी गई है इस बजट को बनाते हुए, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर की बात करें यहाँ पे उन तमाम बातों का ध्यान रखा गया है जो कि जम्मू कश्मीर के आने वाले समय में ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफी मदद करेंगे। जी बिल्कुल। और इसी तरह से अगर हम आम जनता की बात करें तो उनका क्या कुछ रिएक्शन है इसमें, क्योंकि व्यापारी वर्ग तो कहीं ना कहीं निराश नजर आ ही रहा है, आम जनता कितनी संतुष्ट नजर आ रही है? आम जनता के रिएक्शन कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हमें संतोषपूर्ण लगे, क्योंकि इसमें उन्होंने बात की है जो मेडिकल फैसिलिटीज दी जाने वाली है, एजुकेशन सेक्टर में काफी बड़ा एक जो रेवेन्यू यहाँ पे बताया गया है, उसी के अलावा स्पोर्ट्स में भी काफी ज्यादा चीजें जो है वो जम्मू कश्मीर को आने वाले समय में मिलने वाली है। तो इसके चलते आम जनता कहीं ना कहीं यहाँ पे खुश नजर आई है, उनमें एक संतोष नजर उन्हें था कि दूरदृष्टि कहीं ना कहीं नजर आई है इस बजट में जो की अनाउंस किया गया है 13 तारीख को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन की हुई थी और जैसे वो बता रही थी कि व्यापारी वर्ग क्यों नाराज हैं इस बजट को लेकर और जो आम जनता है जब उनसे रितिका ने बात की तो वो कहीं ना कहीं इस बजट को लेकर संतुष्ट नजर आए। सुरनकोट तहसील के ढेरा मोहरा में बड़े पैमाने में अवैध खनन हो रहा है और दिन रात खनन माफिया प्रशासन की नाक तले दरिया से टिप्परों और ट्रॉलियों पर अवैध रूप से रेत बजरी निकाल रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहे इस अवैध खनन को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष नजर आ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन को लेकर वो डीएमओ पुंछ सहित अन्य अधिकारियों से भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। आखिर इस मामले पर प्रशासन क्यों चुप्पी साधे हुए
हुए हैं। थोड़ी देर में हमारे संवाददाता आकाश मलिक ज्वाइन करेंगे, उनसे सारी जानकारी लेंगे। आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुरनकोट तहसील के ढेरा मोहरा में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है और दिन रात खनन माफिया प्रशासन की नाकतले दरिया से टिप्परों और ट्रालियों पर अवैध रूप से रेत बजरी निकाल रहा है। आकाश मलिक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश, बताइएगा आखिर इस पर इंतजामिया क्यों चुप्पी साधे हुए है जबकि सबके सामने है? जी प्रियंका, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो है सुरनकोट का एक दूसरा जिला का ढेरा मोहरा की बात करें जो है अवैध खनन पिछले जो है 1 महीने से यहाँ पे जो है अवैध खनन पड़ रहा है। कई बार प्रशासन से भी मांग की है लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कल कुछ लोगों ने हमसे बात करते हुए उनका ये कहना है कि जो है जो ब्लॉक अलर्ट नहीं भी होते उसके बावजूद भी जो है इलीगल माइनिंग जो है इस वक्त जो है अरूज पर है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश ज्वाइन करने के लिए। आकाश मलिक हमारे साथ सुरनकोट से ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से जानकारी दे रहे थे इस हवाले से कि अवैध खनन को लेकर प्रशासन आखिरकार क्यों चुप्पी साधे हुए है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सुरनकोट तहसील के ढेरा मोहरा की, जहां पर अवैध खनन हो रहा है और कोई भी एक्शन इस हवाले से प्रशासन की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को आखिरकार बिजली का बकाया बिल चुकता न करने का एहसास हो चुका है। बिजली विभाग द्वारा बिजली का कनेक्शन काटने के बाद रविंद्र रैना आज विभाग के दफ्तर पहुंचे और बकाया बिल जमा करवा दिया। सूत्रों की माने तो उनका लाखों रुपए का बिजली का बिल बकाया था, लेकिन रैना ने दावा किया है कि उनका बिल मात्र 13,000 रुपए बकाया था। क्या है पूरा मामला, इस पर जानकारी के लिए एक बार फिर जम्मू से रितिका राजपूत हमारे साथ ज्वाइन करेंगी। पर तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रविंद्र रैना आज विभाग के दफ्तर पहुंचे हैं। बिजली विभाग के दफ्तर पहुंच के बकाया बिल जो है उन्होंने जमा करवाया है। सूत्रों के हवाले से जिस तरह से जानकारी आई थी कि लाखों रुपए का उनका बिल था, लेकिन रैना ने दावा किया है कि उनका बिल मात्र चलिए जम्मू का रुख करते हैं। रितिका राजपूत एक बार फिर जम्मू से हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, बताइएगा क्या है पूरा मामला, क्योंकि सोर्सेस की माने तो लाखों का बिजली का बिल था, रविंद्र रैना की माने तो महज कुछ 13,000 का बिल था। तो क्या है पूरी सच्चाई इस खबर के हवाले से? दिया गया जिसमें 1156 के करीब लिस्ट निकाली गई थी लोगों की। ये वो लोग थे जो डिफॉल्टर थे, जिन्होंने बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया था या फिर यहाँ पे इलीगल तरीके के कनेक्शन लिए हुए थे। ऐसे में भाजपा कार्यालय का बिल भी निकल के आया था जो कि लाखों में था। और आज अचानक से रविंद्र रैना यहाँ पे बिजली कार्यालय में पहुंचते हैं बिजली का बिल जमा करवाने, और वहां जाके पता चलता है कि बिल मात्र 13,705 रुपए का है। यानी कि
जब वहाँ पे पूछा गया कि अचानक से बिल में इतना बड़ा फेरबदल कहाँ से देखने को मिला, तो ये जवाब मिलता है कि ये टेक्निकल एरर था, जिसकी वजह से यहाँ पे 13,705 रुपए के बिल को लाखों रुपए में दर्शाया गया था, जो कि किसी और का बिल था और भाजपा कार्यालय में भेज दिया गया था। यहाँ पे एक बड़ा सवाल है कि अचानक से टेक्निकल एरर होके लाखों का बिल कैसे भाजपा कार्यालय में जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल रितिका, क्योंकि सवाल ये भी है कि आम जनता के लिए जब टेक्निकल एरर होता है तो उनका हजारों का बिजली का बिल लाखों में आ जाता है, पर जब नेताओं के लिए टेक्निकल एरर होता है तो लाखों का बिल जो है वो हजारों में आ जाता है। तो इस पर क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आम जनता के भी यही सवाल निकल के आ रहे हैं कि जब आम जनता के बिल की बात आती है उसमें कोई भी एरर होते हैं ना उन्हें ठीक किया जाता, उल्टा बड़े हुए बिल का भुगतान ही आम जनता को करना पड़ता है। यहाँ पे भाजपा का लाखों का बिल अचानक से हजारों में कन्वर्ट हो गया, ये किस प्रकार से हुआ? और अचानक से भाजपा नेताओं को पता भी नहीं होता कि उनके बिल आखिरकार हैं कितने, और जब उनकी बिजली काटी जाती है उसके बाद वो दफ्तर में जाते हैं और तब पता चलता है कि बिल तो बहुत कम है, सिर्फ एक टेक्निकल एरर की वजह से उनकी बिजली काटी गई है। तो सवालों के घेरे में गिरते हुए बिजली विभाग के तमाम कार्यालय में काम कर रहे लोग भी आ रहे हैं और आम जनता सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उनके बिलों में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है तो क्या आम जनता के बिलों में कोई गड़बड़ी नहीं चल रही? चलिए, शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। तो साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि रविंद्र रैना बिजली का बिल चुकाने के लिए विभाग के दफ्तर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने बिल का भुगतान जरूर किया है, पर सवाल बना हुआ है कि जहां लाखों रुपए का बिल था वहां मात्र 13,000 रुपया चुकाया है और ये कहा गया है कि टेक्निकल एरर था जिसकी वजह से लाखों में शो हो रहा था बिल, पर असल में वो सिर्फ 13,000 रुपए का था। जम्मू वासियों ने जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किए जा रहे कामों पर सवाल उठाए हैं। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के नाम पर सरकारी खजाने को खाली किया जा रहा है और शहर में चल रहा स्मार्ट सिटी का एक भी काम सही तरीके से नहीं चल रहा। विकास कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है जिससे आम लोगों और दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है। ये स्मार्ट सिटी का खाली ड्रामा है, क्योंकि जे कोई दो गज करिए थोड़ी जी जगह से कर देना, कोई पुट्टी जाता तो कोई लाइट का टैलां दो, बाकी इ'यां गंद पाया दा छड़ा। किन्ने किन्ने चिर दा कम्म फसा दा, जेह्ड़ा 15 दिन का कम्म 6-6 महीने लाई ओड़े दे न, कम्म थोड़ा करा दे न। एह् इ'यां गै लोकें दा पैसा जेह्ड़ा स्मार्ट सिटी दे उप्पर ला दे न, किन्ने किन्ने दिन लगी जाते हैं। उत्थों बिक्रम चौक तो देइए देखो तुस इत्थे अमेरकार चौक तक छड़ा गंद पेदा, कोई कक्ष नहीं है भी। कुदै एक जगह कुदै पुट्टिए ते टैला दो ते परे करी ओड़दे ते 2 दिन उत्थे लाई ओड़दे न। एवें इ'यां बड़ा स्लो कम्म है, अगर करना है तो सही कीता जा, ते नहीं तो बंद कर लो। आरएसपुरा तहसील के गांव कोटला मनहासा में पिछले दिनों नंबरदार पद के लिए हुए चुनावों को लेकर एक पक्ष ने सवाल उठाए हैं और इस पक्ष द्वारा इस चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई है। अपनी इस मांग को लेकर इस पक्ष द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। तहसीलदार आरएसपुरा, एसडीएम आरएसपुरा, एसडीएम आरएसपुरा, एसडीएम आरएसपुरा, तहसीलदार आरएसपुरा, तहसीलदार रमना संधी साड़ी इतने वोटिंग हुई है 4 तरीक। मौजूदा चौकीदार इतने है, मौजूदा सरपंच इतने है बलकार सिंह, जिहड़ा इस पंचायत का लैंड सरपंच है और लैंड होल्डर भी था, जो इतने ओहदे बोर्ड भी पे ने, ओहदी जमीन भी कोटला मनासा विच है। और जिसलै इन्हें वोट पाए न, ये कोई 80 तो मसा मरिए 85 लाडमेंट के बंदे ही, जिंदी लाडमेंट ही जगह जिंदियां गरदौरियां ही। और इतने नायब तहसीलदार ने 150 वोटिंग कराई ओड़ी है। और जिसलै उसी असें लास्ट में आनी आख्या कि तुसें वोटिंग गलत कराई है, अस तुसेंगी कोर्ट च लेआंगे। उन्हें सोचा कि इन्हें कल की कोर्ट च लेआनगे सानू, तो असें जो भी कोर्ट का आदेश आएगा उपरों कि उन्हें एक फाइल अस गैप करी ओड़िए, ओहदा आर्डर ही कैंसल करी ओड़िए बिचों, के दूआ साढ़े कोल फाइल ही कोई नहीं लगी। और इन्हें जो 3 महीने का बल्बड़ी आर्डर किया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी इन्हें किशोर कुमार का नाम ही कट कर उड़िया कि 11 तरीक तक साढ़े कोल कोई फाइल नहीं आई, जदों कि 11 तरीक की रसीद कट्टन लगी दी है। फाइल नाजर को फाइल जमा कराई तहसीलदार के सैन। और ये
सारे ने बेईमानी की है और असें विजिलेंस भी ये केस ते जोड़े। जिला सांबा के ब्लॉक रामगढ़ में 19 मार्च को आयोजित होने वाले पीओजे के रिफ्यूजी कैंप के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस कैंप के आयोजन को लेकर रामगढ़ में पीओजे के रिफ्यूजियों और पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसकी अगुवाई डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने की। बैठक में बीडीसी चेयरमैन दर्शन सिंह सहित पीओजे के रिफ्यूजी नेता भी शामिल हुए। ये देखिए ऑनरेबल एलजी साहब का ये पर्सनल इनिशिएटिव है, जिसमें पीओजे के जो भी हमारे जीपीस हैं उनके लिए स्पेशल कैंप्स लग रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में लग रहे हैं। और हमारे यहाँ इसी प्रेमिसेस में 19 तारीख को एक बहुत बड़ा कैंप लगने वाला है। तो एक हमने प्रिलिमिनरी मीटिंग अपने दफ्तर में अपने ऑफिसर्स के साथ कर ली थी, और अब दूसरी मीटिंग आज हमने यहाँ पे सभी लोकल जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, जो यहाँ के लोकल प्रोमिनेंट डीपीज के लीडर्स हैं, उनको सबको आज यहाँ बुलाया था ताकि उनसे भी हम सलाह ये ले सकें कि वो क्या चाहते हैं उस दिन, किस तरह से हम कैंप में और क्या क्या चीज़ें हम करें। एक जनरल हमने उनको बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं। रियासी में डीडीसी चेयरमैन सरफ सिंह नाग की अगुवाई में एक बैठक हुई, जिसमें डीडीसी सदस्यों और बीडीसी अध्यक्षों ने भाग लिया। बैठक में जहां विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई, वहीं उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर काम कर रही कंपनियों की मनमानी और इस परियोजना से जिले में पैदा हुए पानी के संकट को लेकर मंथन किया गया। डीडीसी चेयरमैन लोगों को रेल परियोजना से प्रभावित हुए किसानों को मुआवजा और पानी की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। ये जो मीटिंग बुलाई गई है, इसमें मोटा मोटा ये था कि जहां जहां जिन जिन एरियाज में रेलवे काम कर रही है और जो साइड इफेक्ट उन एरिया में रेलवे के कारण पड़े हैं, तो उसके ऊपर इन्होंने एक रिव्यू रखा था। तो जिसमें मेरे गांव के कुछ इशू थे कि जैसे रोड रेलवे के पास है हमारी, तो उस पर पिछले 4 साल से लगभग 4 साल से कोई काम नहीं हुआ। उस रोड की बात हुई है और जिसमें ये ऑलरेडी उस पर एक डीपीआर एक बना रहे हैं और इन्होंने कहा है कि महीने 1.5 महीने के अंदर उसका हम टेंडर करने वाले हैं। इसके साथ ही हमारे कुछ पानी के इशू थे कि एक स्कीम हमारी जल जीवन मिशन में सैंक्शन हुई है, तो वहां पे जो टेका पॉइंट जहां से बनना है, जहां से सोर्स है, वो एरिया रेलवे के अंडर फॉल करता है। तो पिछले 3 महीने से हमें उस काम के लिए अलो नहीं किया जा रहा था। तो उस मुद्दे को जहां पे हमने उठाया है और अनकरीब इन्होंने जॉइंट वेरिफिकेशन उसकी फिक्स की है, जिसमें एनआर, केआरसीएल और पीएचई के लोग रहेंगे हम लोगों के साथ, और इन्होंने कहा है कि बड़ी जल्दी हम उसके लिए आपको अलो करेंगे। तो डीडीसी चेयरमैन सर ने एक अच्छा वेलकम स्टेप लिया, लेकिन ऑफिसर आए नहीं, जो मेन ऑफिसर थे वो एक भी नहीं, क्योंकि ये पहला नंबर तो रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी मानती नहीं है, ना एडमिनिस्ट्रेशन को मानती है, ना डीडीसी चेयरमैन। दूसरा ये कि हर बार लोगों को ऐसे लॉलीपॉप दिया जाता है, और हमने तो 2-3 पहले मीटिंगों में हम आए नहीं, और इस मीटिंग में आए तो देखा कि कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, एक दूसरे से खाली बहस हो रही थी। और रेलवे के जो अधिकारी हैं ये एक गुंडों की तरह काम करते हैं यहाँ पे, और वहां पे लोगों ने बिल्कुल जायज, मैं सुन रहा था खानी कोट के लोग और बमा के लोग आए थे, सभी वो कह रहे थे कि ये क्या करते हैं कि पहले एफआईआर लगवा देते हैं इन पे, इनकी बीच में सांठ गांठ पता नहीं क्या है, और की कंपनी वाले किसी से नहीं डरते हैं। तो इस पे कड़ा संज्ञान हम भी लेंगे, क्योंकि अगर हम रियासी डिस्ट्रिक्ट में अगर बीजेपी लोगों के साथ जुड़ी है तो हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से बात करेंगे, और हमारे जो रेलवे मंत्री है अश्विनी कुमार सर, उनके पास जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल जायज मुद्दा है, क्योंकि पानी की कमी है, लैंड लूजर ये है, क्रॉप का ये दे नहीं रहे कंपनसेशन। यहाँ कोई गुंडाराज होना चल रहा है, ये बीजेपी है, सबका साथ सबका विकास। कानूनी तरीके के साथ हम इस चीज को ले रहे हैं कि हमारे लोगों को एक परमानेंट सोल्यूशन। देखिए, पानी के स्रोत, रेल तो चल जाएगी, हमें खुशी हो जाएगी, हमारा जम्मू कश्मीर कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर इन इलाकों में पानी के जो स्रोत को सूखने से लोगों को एक परमानेंट जो एक पानी सप्लाई होना बंद हो जाएगा, तो उसका क्या हल है। तो इसलिए ये हमारी दायित्व बनता है। आपने देखा कि जहाँ पे रेलवे मंत्री साहब आए थे, उनके समक्ष हमने अपनी प्रॉब्लम्स रखी थी। उसके बाद एक टेक्निकल वेब कॉस्ट करके इनकी कॉर्पोरेशन होता है, उनकी टीम इस पूरे इलाके में गई और उन्होंने पूरा स्टडी किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो सुझाव दिए थे उस पर कार्रवाई हुई है, काम हुए हैं, तभी पैसा रिलीज हुआ। कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वक्त के साथ साथ चेंज भी करने पड़ रहे हैं।
कुछ हमारे सोर्स जो थे वो उस वक्त चल रहे थे। उसके बाद जब 5-8 महीने और रेलवे टनलिंग का काम हुआ तो वो स्रोत भी सूख गए, इसलिए हमें सोर्स को बदलना पड़ा। सोर्स बदलने का मतलब है उसका डीपीआर भी बदलेगा, उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी बदलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम प्रोसेस तो है, लेकिन हमें उम्मीद है कि सभी लोगों के सहयोग से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से, आप मीडिया बंधुओं के सहयोग से हम इसमें सफल हो पाएंगे। जम्मू की जगती टाउनशिप में बसाए गए डोडा जिले के विस्थापितों ने रिलीफ कमिश्नर पर उनकी सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। इन लोगों के कुछ परिवारों को कश्मीरी पंडित विस्थापितों की तरह ही इस टाउनशिप में भले ही आसरा दिया गया था, लेकिन अभी तक राशन कार्डों में बच्चों के नाम दर्ज न होने के कारण इनके सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है। ऐसा न होने से इन लोगों के बच्चों को जहां पढ़ाई लिखाई आगे जारी रखने में दिक्कतें सहनी पड़ रही हैं, वहीं कई योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। इनकी माने तो रिलीफ कमिश्नर के नोटिस मिलाने के बावजूद भी उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। लेकिन मेरा देखो 25 साल का हो गया लड़का और मैंने कोर्ट से ऑर्डर भी लाया, फिर भी कमिश्नर ने उसको नहीं चढ़ाया राशन कार्ड पे। मेरी 4 बेटियां थी, उनको मैंने उतार दिया और लीगल तरीके से। अब एक ही बच्चा है मेरा, इस वक्त ग्रेजुएशन करके घर में बैठा है वो, लेकिन उसका ना लोन अप्लाई होता है ना उसका आयुष्मान कार्ड बनता है। और उस लड़के को बीमार था वो 1 साल से कम मेरा 4 लाख रुपए उस पर लगा, उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। लेकिन तब टीके भट्ट साहब थे, मैं उनके पास गया। आयुष्मान कार्ड बनता ही नहीं है सर, जब तक राशन कार्ड पे नाम नहीं होगा तो वो बनाते नहीं है। तो क्या कहेंगे हमारे एलजी साहब को, क्या मैसेज? तो मैं गवर्नर साहब से और रिलीफ कमिश्नर से ये अपील करता हूँ कि हमारे बच्चों का भविष्य का मसला है, इस भविष्य को क्यों आप तबाह कर रहे हो? हमारी आने वाली जो जनरेशन वो तो खत्म हो गए, हम तो पीछे, ना उनका रिकॉर्ड पीछे है ना इधर है। तो ये रिकॉर्ड जो हमारा नहीं बन रहा है तो उससे बच्चों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। जबकि हम रजिस्टर्ड हैं, हमारी पूरी फैमिली रजिस्टर्ड है, CID क्लियर है, एवरीथिंग हमारे पास क्लियर है, फिर भी जो मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, वो राशन कार्ड पे नहीं चढ़ा रहे हैं। बच्चों की एडमिशन्स नहीं हो रही, बच्चों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे, बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, ठीक है। बच्चों को कोई PM पैकेज है जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, बट हमारे बच्चों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सब बहुत बड़ी जाती है हमारे बच्चों के साथ। अगर हमारे पेरेंट्स आए हैं, मैं भी यहीं पर छोटा 90 में मेरा बर्थ हुआ है, ठीक है, अभी मेरी उम्र होगी कोई 33 साल की करीब, मैं भी यहीं पर देखा, मेरे बच्चे भी यहीं हुए, मेरी शादी भी यहीं हुई। अगर मैं राशन कार्ड पे हूँ, मेरा बच्चा क्यों नहीं राशन कार्ड पे है, मेरी बीबी क्यों नहीं राशन कार्ड पे चढ़ रही है? ऐसा मेरे साथ ही नहीं, ये जितने भी हैं सारे जो लेडीज है ये राशन कार्ड्स पे नहीं है। हमारे को सिर्फ टरकाया जाता है, हमारे को बोलते हैं कि नहीं जी ये चीज़ नहीं होगी, आप लोगों के लिए इम्प्लीमेंट नहीं है, आप लोगों के लिए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। अगर पॉलिसी नहीं है तो हम लोग रजिस्टर्ड हैं, तो फिर क्यों नहीं हमारे लिए पॉलिसी है? मैं गवर्नर साहब से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भविष्य का सवाल है, कम से कम उन बच्चों की तरफ देखा जाए, उनका भविष्य के बारे में सोचा जाए कि हम वहाँ से भी पराडित करके आए हुए लोग हैं, काफ़ी यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई दिहाड़ी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, हमारे पास कोर्ट के भी ऑर्डर है, बट प्लीज़ मेरी यही गुजारिश है कि हमारे बच्चों के साथ ऐसी जाती न की जाए। मैंने अभी 12th पास आउट किया, ठीक है। तो अभी मेरे को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए स्कॉलरशिप वगैरह के लिए, तो मैं अप्लाई कैसे करूंगी? मेरा राशन कार्ड पे नाम नहीं है, मेरे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। जब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो मैं स्कॉलरशिप की जो स्कीम्स वगैरह उसका फायदा कैसे उठाऊं जब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है? अब मेरे जितने भी यहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह उन सब ने स्कॉलरशिप फॉर्म्स भरे, वो बाहर गए पढ़ने के लिए। मेरे 12th में 82.2 मार्क्स आए हैं, परसेंटेज आई है। तो मेरा उस परसेंटेज लाने का, इतना अच्छा परसेंटेज लाने का फायदा ही क्या है? जो मुझे स्कॉलरशिप स्कीम जो है मैं उसका फायदा ही नहीं उठा पा रही हूँ। मेरी बस यही वो मांग है कि राशन कार्ड पे नाम चढ़े। मेरे जैसे और भी बहुत सारे यहाँ पे बच्चे हैं। वही तो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब यहाँ पे फैसिलिटीज, स्कॉलरशिप बहुत है, स्कीम्स बहुत है, पर जब हम उसके एबल ही नहीं है वो सारी फैसिलिटीज यूज करने के, तो वो स्कीम्स किस फायदा के लिए? भूखे मर जाएंगे, क्या करेंगे? अब राशन कार्ड पर अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।